हेलो एवरीवन। इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी के बाद ये हमारा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। तो इसमें हम पढ़ेंगे सेलुलर अडेप्टेशन। तो सेलुलर अडेप्टेशन पहले भी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि ये 4 टाइप की होती हैं: एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया और मेटाप्लेजिया। और इसमें नेचर ऑफ स्टिमुलाई होता है ऑल्टर्ड फिजियोलॉजिकल स्टिमुलाई। ये नॉन लीथल टाइप ऑफ स्टिमुलाई होती है जो कि सेल की डेथ नहीं करवा सकती है। ठीक है, तो सेल की डेथ नहीं होगी, इसका मतलब सेल अडेप्ट कर जाएगी। और अडेप्ट करने के ये 4 तरीके हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं सेलुलर अडेप्टेशन की डेफिनेशन। व्हेन ए सेल इज एक्सपोज टू पैथोलॉजिकल स्टिमुलाई, सेल अचीव्स न्यू स्टेडी ऑल्टर्ड स्टेट दैट अलाउज देम टू सर्वाइव एंड फंक्शन इन एबनॉर्मल एनवायरनमेंट। मतलब कि जब कोई पैथोलॉजिकल स्टिमुलाई सेल को मिलती है तो वो एक अलग स्टेट में चला जाता है, अलग ऑल्टर्ड स्टेट में चला जाता है, जिसमें वो सर्वाइव भी करता है और फंक्शन भी करता है। उस एबनॉर्मल एनवायरनमेंट में ही वो नॉर्मली सर्वाइव करता है और फंक्शन करता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे सेलुलर अडेप्टेशन। तो सेलुलर अडेप्टेशन 4 टाइप्स की है, जैसे हमने देखा था: एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया और मेटाप्लेजिया। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एट्रोफी के बारे में। तो एट्रोफी की डेफिनेशन बेसिकली ये है कि इट इज़ द फिनोमिना इन विच सेल साइज डिक्रीजेस एंड सेल नंबर डिक्रीजेस। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गन में एट्रोफी हो रही है तो ये 2 हो सकती है, जिसकी वजह से ऑर्गन का साइज़ छोटा हो सकता है। मैकेनिज़्म क्या होती है कि एट्रोफी जब होती है तो सेल में प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाता है, प्रोटीन का डिग्रेडेशन बढ़ जाता है, सेल ऑर्गेनल्स कम हो जाते हैं और ऑटोफेजिक वैक्यूल्स बढ़ जाते हैं, यानी कि खुद को डाइजेस्ट करने वाले वैक्यूल्स ही बढ़ जाते हैं। तो अगर ये सब हो रहा होता है तो प्रोटीन डिग्रेडेशन या सिंथेसिस कम हो रही है तो सेल की साइज़ ऑब्वियसली कम होगी, सेल ऑर्गेनल्स कम हो रहे हैं। तो ऑटोफेजिक वैक्यूल्स अगर डेवलप हो रही हैं, इसका मतलब सेल की वो डेथ करवा रही है, वो ऑटो डाइजेस्ट कर रही है सेल को, तो सेल के नंबर्स भी कम हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं एट्रोफी के टाइप्स। तो एट्रोफी के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, एक फिजियोलॉजिकल एट्रोफी और एक पैथोलॉजिकल एट्रोफी। तो पहले हम लोग देखते हैं फिजियोलॉजिकल एट्रोफी। फिजियोलॉजिकल एट्रोफी मतलब एट्रोफी जो हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकली होती है। मतलब अगर कोई बीमार नहीं है बॉडी में, स्टिल हमारे बॉडी में एट्रोफी हो रही है फिजियोलॉजिकली, तो उसको हम लोग बोलेंगे फिजियोलॉजिकल एट्रोफी। अब फीटल डेवलपमेंट के दौरान एट्रोफी होती है थायरोग्लोसल डक्ट की। थायरोग्लोसल डक्ट आपने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा होगा, एनाटॉमी में। तो ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट एट्रोफी ऑफ थायरोग्लोसल डक्ट होती है फिजियोलॉजिकली। ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये नॉर्मल बॉडी में होता है। ड्यूरिंग एडल्ट लाइफ अगर देखें तो एट्रोफी ऑफ थाइमस हमें पता है कि इनिशियल स्टेज में काफ़ी बड़ी होती है, बाद में वो छोटी होती जाती है क्योंकि उसकी एट्रोफी हो रही होती है। एट्रोफी ऑफ गोनाड्स आफ्टर मेनोपॉज, एट्रोफी ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू विथ एज और एट्रोफी ऑफ ब्रेन विथ एज, ये सारे फिजियोलॉजिकल एट्रोफी के एग्जाम्पल्स हैं एडल्ट लाइफ में। उसके बाद हम लोग देखें पैथोलॉजिकल एट्रोफी। तो पैथोलॉजिकल एट्रोफी बेसिकली 2 टाइप की होती है, एक जनरलाइज एट्रोफी और एक लोकलाइज एट्रोफी। जनरलाइज एट्रोफी मतलब कि जब पूरे बॉडी में ही एट्रोफी हो रही हो, ऐसे कोई स्पेसिफिक जगह ना हो, होल बॉडी में एट्रोफी हो रही हो, तो ये कब होता है? स्टार्वेशन में होता है। लोकलाइज एट्रोफी मतलब कि कोई एक स्पेशल पार्ट ऑफ द बॉडी में एट्रोफी हो रही हो। लोकलाइज एट्रोफी के 6 टाइप्स हैं: डिस्यूज एट्रोफी, इस्चेमिक एट्रोफी, डिनर्वेशन एट्रोफी, एंडोक्राइन एट्रोफी, प्रेशर एट्रोफी और इडियोपैथिक एट्रोफी। डिस्यूज एट्रोफी का नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर कोई ऑर्गन आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे कि लिम्ब हो गया या पैनक्रियास अगर काम में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे एट्रोफी हो जाएगी। और वेस्टेज ऑफ लिम्ब कब हो सकती है? जब हम किसी कैस्ट में उसको रखें और वो इमोबाइल हो जाए। एट्रोफी ऑफ पैनक्रियास कब होती है? जब पैनक्रियाटिक डक्ट ब्लॉक हो जाए। उसके बाद इस्चेमिक एट्रोफी मतलब ऑब्वियसली ब्लड सप्लाई कम हो रही है। ब्लड सप्लाई क्यों कम हो सकती है? एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। तो अगर ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो फिर एट्रोफी हो सकती है, क्योंकि उस ऑर्गन में, अफेक्टेड ऑर्गन में ब्लड नहीं पहुंच रहा होगा। तो इसके एग्जांपल्स है एट्रोफी ऑफ ब्रेन इन सेरिब्रल एथेरोस्क्लेरोसिस, एट्रोफी ऑफ किडनी इन रेनल आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर किडनी को जो आर्टरी सप्लाई करती है उसमें अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए तो किडनी में एट्रोफी होगी। अगर ब्रेन को जो सप्लाई करती है सेरिब्रल आर्टरी, उसमें अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए तो एट्रोफी ऑफ ब्रेन होगी। उसके बाद डिनर्वेशन ऑफ एट्रोफी। डिनर्वेशन मतलब ऑब्वियसली नर्व सप्लाई कट ऑफ हो रही है, तो उसकी वजह से वेस्टिंग हो जाएगी उस पार्ट की, जिसकी वजह से एट्रोफी हो जाएगी, जैसे कि होता है पोलियोमाइलिटिस या किसी भी मोटर न्यूरॉन डिजीज़ में। उसके बाद एंडोक्राइन एट्रोफी। एंडोक्राइन एट्रोफी का आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे पिट्यूटरी है,
वो बहुत सारे ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करती है अपना हार्मोन सिक्रीट करने के लिए। तो अगर पिट्यूटरिज्म हो जाए, मतलब कि पिट्यूटरी बाकी ऑर्गन्स को कम एक्साइट करने लगे, कम स्टिमुलेट करने लगे, तो फिर ये ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे। ये काम नहीं करेंगे तो इनमें एट्रोफी हो जाएगी। तो जब हाइपोपिट्यूटरिज्म होता है तो थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड में एट्रोफी हो सकती है। उसके बाद प्रेशर एट्रोफी। प्रेशर एट्रोफी का मतलब ये होता है कि किसी पार्ट में अगर किसी ट्यूमर, सिस्ट या एन्यूरिज्म की वजह से अगर प्रेशर पड़ रहा हो किसी नर्व या फिर ब्लड वेसल में, तो फिर वो इस्चेमिक एट्रोफी या डिनर्वेशन एट्रोफी करवाएगी। बस इसमें कॉज अलग होता है, ट्यूमर, सिस्ट या एन्यूरिज्म की वजह से होता है। जैसे कि एग्जांपल है इरोजन ऑफ स्पाइन बाय ट्यूमर इन नर्व रूट और इरोजन ऑफ स्टर्नम बाय एन्यूरिज्म इन आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक है। उसके बाद इडियोपैथिक एट्रोफी। इडियोपैथिक मतलब कि जिसका रीज़न अननोन हो, इसका रीज़न हमें पता नहीं है बट ये होता है। तो फिर इसके एग्जांपल्स हो गए टेस्टिकुलर एट्रोफी और मायोपैथीज में एट्रोफी। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी की डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ द फिनोमेना इन विच सेल साइज इंक्रीजेस। तो सेल साइज़ अगर इंक्रीज़ होगा तो ऑर्गन की साइज़ भी बढ़ेगी ऑब्वियसली। और सेल साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, सेल का नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो फिर ये किन सेल्स में होंगी? जो इनकेपेबल ऑफ डिवीज़न है, जो डिवीज़न नहीं कर पा रही हैं, तो उनको अगर ज़्यादा काम करना है तो फिर वो ऑब्वियसली सेल अपनी साइज़ इंक्रीज़ करेगी उस काम को पूरा करने के लिए। तो हाइपरट्रोफी में क्या होता है? सेल की साइज़ इंक्रीज़ होती है जिसकी वजह से ऑर्गन का साइज़ इंक्रीज़ होता है। ये उन सेल्स में होता है जो डिवीज़न नहीं कर पाते हैं। मैकेनिज़्म क्या है? सिंथेसिस ऑफ सेलुलर प्रोटीन बढ़ जाता है, इंक्रीज्ड फंक्शनल डिमांड के वजह से ये चीज़ हो सकती है, या फिर इंक्रीज्ड हार्मोनल स्टिमुलेशन। कोई हार्मोन अगर उस सेल को आके स्टिमुलेट करिए कि तुम और प्रोटीन बनाओ, सेलुलर प्रोटीन, तो सेलुलर प्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ जाएगी। सेलुलर प्रोटीन्स बढ़ जाएंगे तो सेल की साइज़ बढ़ जाएगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी के भी दो टाइप्स है, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी और पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी। फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी मतलब वही कि जो बॉडी में जनरली होता है बिना किसी डिजीज़ के इंटरफेरेंस के। तो ये प्रेगनेंसी में होता है, यूट्रस में। ठीक है। ब्रेस्ट में हो सकता है ड्यूरिंग लैक्टेशन। और स्केलेटल मसल्स इन बॉडी बिल्डर्स एंड एथलीट्स, वो लोग अपना सेल का जो साइज़ होता है, मसल का जो सेल होता है उसका साइज़ इंक्रीज़ करता है। ठीक है। पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी अगर हम लोग देखें इसके एग्जांपल्स, तो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ये तो ऑब्वियसली आपने सुना ही होगा। उसके बाद कार्डियक एक्लेजिया इन ईसोफेगस, पाइलोरिक स्टेनोसिस इन स्टमक, कंपेंसेटरी हाइपरट्रोफी इन ऑर्गन। कॉम्पेंसेटरी हाइपरट्रोफी इन ऑर्गन मतलब कि जैसे कोई भी दो ऑर्गन से, दो किडनी है हमारे पास और उसमें से एक किडनी ख़राब हो गई किसी वजह से, जो तो दूसरा वाला किडनी है वो ज़्यादा काम करेगा। तो ज़्यादा काम करने की वजह से उसको ज़्यादा सेलुलर प्रोटीन्स प्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से उसके सेल्स में हाइपरट्रोफी हो जाएगी। तो हाइपरट्रोफी की मैकेनिज़्म अगर हम लोग पढ़े तो बेसिकली हार्ट में हम लोग पढ़ते हैं हाइपरट्रोफी। तो फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी की मेजर कॉज है मैकेनिकल स्ट्रेच। अब मैकेनिकल स्ट्रेच क्यों होता है? जब इंक्रीज़ वर्कलोड की डिमांड हो, जब बॉडी को ज़्यादा ब्लड चाहिए तो हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से वर्कलोड बढ़ेगा और मैकेनिकल स्ट्रेच बढ़ेगा कार्डियक मसल्स में। तो मैकेनिकल स्ट्रेच के जो रिसेप्टर्स हैं वो ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ करेंगे और ये हाइपरट्रोफी एगोनिस्ट रिलीज़ करेंगे। ठीक है। और ये अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे, जिसकी वजह से एक सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कुछ एक्टिवेट हो जाएंगे, जैसे GATA4 या MEF2। और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या करेंगे? उसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की सिंथेसिस को बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स को बढ़ाएंगे और इंडक्शन ऑफ फीटल जीन्स को बढ़ाएंगे। ठीक है। अब इंडक्शन ऑफ फीटल जीन्स अगर बढ़ेगा तो फिर मैकेनिकल परफॉर्मेंस बढ़ता है और वर्कलोड कम हो जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की अगर सिंथेसिस होती है तो मैकेनिकल परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ठीक है। तो पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी की ये एक मैकेनिज़्म हो गया। पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी में क्या होता है? हाइपरट्रोफी एगोनिस्ट जो होते हैं वो जो भी पैथोलॉजिकल कॉज है वो रिलीज़ करता है हाइपरट्रोफी एगोनिस्ट, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, ब्रेडिकाइनिन, एंजियोटेंसिन 2 या अल्फा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट। ठीक है। या फिर पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी में ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं, जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 या फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर।
ठीक है। अब ये सब भी अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर में जाते हैं, फिर सिग्नल ट्रांसडक्शन एक्टिव होता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्टिव होते हैं और फिर ये सब करते हैं, जिसकी वजह से मैकेनिकल परफॉर्मेंस बढ़ता है और वर्कलोड कम होता है। अब जो ये प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स है, तो अगर बहुत वर्कलोड कम हो गया और मैकेनिकल परफॉर्मेंस बढ़ गई तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं ये इनको इनहिबिट करते हैं, खुद के ही प्रोडक्शन को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो ये फुल आपका एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में हो गया कि हाइपरट्रोफी कैसे होती है, बोथ पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कॉज में। अब हम लोग आते हैं हाइपरप्लेजिया में। तो हाइपरप्लेजिया का मतलब कि नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ हो रही हैं। नंबर ऑफ़ सेल्स अगर बढ़ रही हैं तो फिर साइज़ एंड मास ऑफ द ऑर्गन और टिश्यू बढ़ेगा। तो ये उसमें होती है, उन सेल्स में होती है जो कैपेबल ऑफ डिवीज़न है। अगर डिवीज़न में कैपेबल नहीं होते हैं तो हम लोग के पास होता है हाइपरट्रोफी, और हाइपरप्लेजिया तब होता है जब सेल्स डिवीज़न कर पाती हैं, ठीक है। अब हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया ऐसे फिनोमेना है जो साथ में भी हो सकते हैं, अगर कोई और सेम एक्सटर्नल स्टिमुली की वजह से भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यूट्रस का एग्जांपल लें तो यूट्रस में प्रेगनेंसी के दौरान जब हार्मोनल स्टिमुलेशन होता है तो उसमें हाइपरट्रोफी भी होती है और हाइपरप्लेजिया भी होता है। अब हाइपरप्लेजिया की अगर हम लोग कॉज देखें तो कॉज है कि डीएनए सिंथेसिस बढ़ जाता है जो सेल में। तो अगर साइटोप्लाज्म और डीएनए का रेशियो मेंटेन रखना है तो सेल को डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए सेल डिवाइड कर जाती है और नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ जाते हैं। अब डीएनए सिंथेसिस क्यों बढ़ती है? इट इज़ कॉज्ड बाय ग्रोथ फैक्टर्स एंड हार्मोन्स। अब टाइप्स ऑफ हाइपरप्लेजिया देखें तो ये भी दो टाइप्स की है, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में दो टाइप्स की होती है, एक हार्मोनल और एक कॉम्पेंसेटरी। हार्मोनल का मतलब कि जैसे ब्रेस्ट में होती है, प्यूबर्टी में ब्रेस्ट में नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट डेवलप करती है, और प्रेगनेंसी में भी ब्रेस्ट में होता है, यूट्रस में भी होता है प्रेगनेंसी में, और प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया इन ओल्ड एज, ठीक है। कंपेंसेटरी का अगर हम लोग देखें तो हिपेटेक्टमी जब करते हैं हम लोग, पार्शियल हिपेटेक्टमी, तो फिर जो रीजनरेशन होता है लिवर का, जैसे कोई एक पार्ट है, ये लिवर है, एक पार्ट अगर हमने काट के हटा दिया तो फिर ये पार्ट वापस से रीजनरेट होता है, तो ये होता है हाइपरप्लेजिया की वजह से, ठीक है। और ये फिजियोलॉजिकल है, ये कोई डिजीज़ की वजह से नहीं हो रहा है या कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं हो रहा है, ये बॉडी में नॉर्मली होता है अगर हम लोग लिवर का एक पार्ट काट के हटा दे तो। उसके बाद रीजनरेशन ऑफ एपिडर्मिस आफ्टर स्किन एब्रेशन, अगर स्किन में एब्रेशन हो जाए, ब्रूज हो जाए, तो फिर एपिडर्मिस वापस से रीजनरेट होती है क्योंकि नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ जाती है और वो उस स्किन एब्रेशन को कवर कर देती है। हाइपरप्लेजिया ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनी ऑफ वन साइड आफ्टर नेफ्रोक्टोमी ऑफ द अदर साइड, ठीक है। एक साइड की किडनी अगर हम लोग हटा दें तो दूसरे साइड की नेफ्रॉन ज़्यादा काम करने की वजह से वो हाइपरप्लेजिया करती हैं, नंबर ऑफ़ सेल्स अपने बढ़ाती है और वो ज़्यादा काम करती है। पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया अगर हम लोग देखें तो इसका एक ही कॉज होता है, हार्मोनल कॉज। इट इज़ ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ फैक्टर एंड हार्मोन्स, ठीक है। अगर एक्सेसिव ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ हो रहा है या एक्सेसिव हार्मोन्स रिलीज़ हो रहा है तो जो ऑर्गन है वो ज़्यादा स्टिमुलेट होगा, जिसकी वजह से ये हाइपरप्लेजिया हो सकता है। इसके एग्जांपल देखिए तो एंड्रोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया ड्यू टू एक्सेस एस्ट्रोजन, अगर आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन की सप्लाई की जाए तो जो यूट्रस में एंडोमेट्रियल की लाइनिंग है उसमें एक्सेसिव हाइपरप्लेजिया हो सकती है। और कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि स्किन वॉट caused by human papilloma virus, in wound healing, formation of granulation tissue due to hyperplasia of fibroblast and endothelial cells, pseudocarcinomatous hyperplasia of skin occurring at margin of non-healing ulcer। ये सब कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स है, अगर आप याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, सेल एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। और ये एक फुल्ली रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि अगर वो एक सेल टाइप से दूसरे सेल टाइप में पहुंच गई है तो वो वापस सेल टाइप 1 में भी आ सकती है। ऐसा नहीं कि वो एक बार कन्वर्ट हो गई तो फिर वो वापस कन्वर्ट नहीं हो सकती है, ये वापस से कन्वर्ट होकर अपने फॉर्मर स्टेज में आ सकती है। अब ये क्यों होती है? बेसिकली एडेप्टिव रिस्पॉन्स टू क्रॉनिक परसिस्टेंट इंजरी। अब मान लीजिए अगर इसमें कोई ऐसा इंजरी हो रही है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जिसकी वजह से ये अपना फंक्शन नॉर्मली इस सेल टाइप में नहीं कर पा रही है, तो ये चेंज हो जाएगी दूसरे सेल टाइप में जिसमें वो अपना काम अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो ये होता है कब? क्रॉनिक परसिस्टेंट इंजरी में। इफ़ ऑल्टर्ड स्टिमुलस इज रिमूव्ड, मेटाप्लास्टिक एपिथेलियम बैक टू नॉर्मल,
और ये जनरली क्या होता है, एपिथेलियम में देखा जाता है। तो जो हम लोग बोलते हैं कि एक क्रॉनिक परसिस्टेंट इंजरी आ रही हो, तो अगर ये हम लोग रिमूव कर दें कहीं से, तो ये सेल वापस से अपनी फॉर्मल स्टेज में आ जाएगी, फॉर्मल सेल टाइप में आ जाएगी। अब टाइप ऑफ मेटाप्लेजिया दो टाइप की होती है, एपिथेलियल मेटाप्लेजिया और मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया। एपिथेलियल मेटाप्लेजिया यानी कि एपिथेलियल टिश्यूज़ में हो रहा है मेटाप्लेजिया, और मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया मतलब कि मेसेनकाइमल टिश्यूज़ में हो रहा है मेटाप्लेजिया। अब एपिथेलियल मेटाप्लेजिया के दो टाइप्स है, स्क्वैमस मेटाप्लेजिया और कॉलमनर मेटाप्लेजिया। इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी एक टाइप की अगर एपिथेलियम है, वो अगर उसमें मेटाप्लेजिया हो रहा है और वो बाद में स्क्वैमस एपिथेलियम में चेंज हो रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वैमस मेटाप्लेजिया। और अगर कोई भी टाइप की एपिथेलियम है वो चेंज होके मेटाप्लेजिया अगर उसमें हो रहा है और वो फाइनली कॉलमनर एपिथेलियम बन रही है, तो उसमें हम लोग बोलेंगे कॉलमनर मेटाप्लेजिया। तो ओरिजिनल एपिथेलियम इज़ रिप्लेस्ड बाय स्क्वैमस एपिथेलियम। फाइनली क्या बन रहा है, स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स देखिए तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। अगर क्रॉनिक टोबैको स्मोक या इरिटेशन हो जाए, तो फिर सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई ये चेंज हो जाती है स्क्वैमस में, मतलब स्क्वैमस एपिथेलियम में, जिसकी वजह से स्क्वैमस मेटाप्लेजिया हो जाता है। सर्विक्स में होता है, जो कि क्रॉनिक इन्फेक्शन अगर हो जाए सर्विक्स में, तो उसके रिलेटेड होता है। उसमें भी जो सेल्स होते हैं, जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, वो स्क्वैमस एपिथेलियम में चेंज हो जाते हैं। कॉलमनर एपिथेलियम ओरिजिनल एपिथेलियम रिप्लेस्ड बाय कॉलमनर एपिथेलियम। फाइनली क्या आता है, कॉलमनर एपिथेलियम। फाइनली जो आता है उसी के बेसिस पे हम नाम रखते हैं। ठीक है, ये होता है, एक क्लासिक एग्जांपल है बैरेट्स ईसोफेगस, यानी कि जब ईसोफेगस में स्क्वैमस एपिथेलियम कॉलमनर बन जाए तो उसको बोलेंगे बैरेट्स ईसोफेगस। इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, ग्लैंड्स जो होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, उनमें बिकम लाइक नॉर्मल इंटेस्टाइनल सेल्स। तो उनके जो सेल्स होते हैं वो नॉर्मल इंटेस्टाइनल सेल्स के जैसा हो जाता है। और इंटेस्टाइनल सेल्स कैसे होते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम के बने होते हैं। उसके बाद मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया। मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया दो टाइप के होते हैं, एक ओशियस मेटाप्लेजिया और कार्टिलेजिनस मेटाप्लेजिया। हमने बोला था नाम के ऊपर ही हम लोग मतलब जो फाइनली वो बनता है उसके ऊपर हम लोग नाम रखते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी अगर टिश्यू है वो अगर फाइनली ओशियस हो रहा है, यानी कि बोनी हो रहा है, बोनी स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग ओशियस मेटाप्लेजिया बोलेंगे। और अगर कोई भी टिश्यू है वो कार्टिलेज में चेंज हो रहा है, तो फिर उसको हम लोग कार्टिलेजिनस मेटाप्लेजिया बोलेंगे। इसके एग्जांपल्स देखें तो फॉर्मेशन ऑफ बोन इन फाइब्रस टिश्यू, कार्टिलेज या फिर मिक्सॉइड टिश्यू। कोई भी मसल के अंदर अगर बोन की डेवलप हो रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस, इन कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स एंड ब्रोंकाई इन ओल्ड एज, इन प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेशन स्कार इन आर्टीरियल वॉल इन कार्टिलेज मेटाप्लेजिया का एग्जांपल देखें तो इन हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर कार्टिलेजिनस मेटाप्लेजिया में ऑकर इफ देयर इज़ अनड्यू मोबिलिटी। अगर आपका कहीं पे फ्रैक्चर हुआ है और वहाँ पे ज़बरदस्ती आप मोबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पे कार्टिलेज डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कार्टिलेज जनरली जॉइंट्स में प्रेजेंट होती है, तो इसलिए कार्टिलेजिनस मेटाप्लेजिया हो सकती है वहाँ पे। ठीक है, इन सब के अलावा एक और टाइप है सेलुलर अडेप्टेशन का, ये एक माइनर टाइप है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि है डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया यानी कि डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट। ठीक है, डेफिनेशन अगर देखें तो इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स होती है और इट इज़ कैरेक्टराइज बाय चेंज इन शेप, साइज एंड लॉस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि जो सेल है उसमें एबनॉर्मल तरीके से मल्टीप्लिकेशन होती है, उसके शेप, साइज़ और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में भी एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। अब जो डिस्प्लेजिया वाले सेल्स हैं इनके कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि इनमें क्या होता है, इंक्रीज डिवीजन होती है, नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ जाते हैं, न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म का रेशियो बढ़ जाता है, और न्यूक्लियर एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती है, जैसे हाइपरक्रोमेशिया और प्लियोमॉर्फिज्म। हाइपरक्रोमेशिया मतलब कि बेसोफिलिया बढ़ जाता है जब हम लोग उनको स्टेन करते हैं H&E स्टेन से। ठीक है, और प्लियोमॉर्फिज्म मतलब कि जो न्यूक्लियस है उसका ऑल्टर हो जाना, उसकी शेप और साइज़ में चेंजेस आ जाना। अब ये होता क्यों है, ड्यू टू क्रॉनिक इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन। अगर ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन रिमूव कर दिया जाए तो जो सेल है वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगी, डिस्प्लेजिया ख़त्म हो जाएगा। हावेवर डिस्प्लेजिया इन मोस्ट केस ये कैंसर में लीड कर सकती है। एग्जाम्पल्स है, अगर इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन क्रॉनिक टाइप की हो जाए यूट्राइन सर्विक्स या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में,
बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।